मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर 1 सीबीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में यानी कि सैटरडे और संडे को जो एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इसको देखकर जाइए और बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी मेरे पास है। तो पहले आप वीडियो देखिए और वीडियो समझ आती है तो उसके बाद में आप मुझे डीएम कीजिए और फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहन, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है वो है नारीवाद के अध्ययन के प्रमुख उपागम। अब अगर हम बात करें कि नारीवाद शब्द जो है वो है क्या, नारीवाद से हम क्या समझते हैं, और नारीवाद का जो अध्ययन है और उसके प्रमुख उपागम है, उपागम कहें, परिप्रेक्ष्य कहें, दृष्टिकोण कहें, नजरिया कहें, सबका एक ही अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, अगर पेपर के अंदर किसी भी प्रकार से शब्दों का हेरफेर होता है तो आप अपने उत्तर को बिल्कुल ना बदलें, सेम यही लिखना है आपको। नारीवाद के अध्ययन के प्रमुख उपागम आए या फिर परिप्रेक्ष्य आए, दृष्टिकोण आए या फिर नजरिया आए, सबका मतलब सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, भूमि का जो इंट्रोडक्शन है आपको वो लिखना है पहले कि नारीवाद एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक विचारधारा और आंदोलन है जो समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, शोषण और असमानता को समझने तथा उसे समाप्त करने का प्रयास करता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो नारीवाद है फेमिनिज्म जो आपने सुना भी होगा बहुत बार, तो समाज के अंदर जो राजनीतिक विचारधारा चलती है, एक ऐसी विचारधारा जो समाज में अगर महिला के साथ कोई भी भेदभाव होता है, उनके साथ कोई शोषण होता है या फिर असमानता की बात की जाती है, तो वहां पर इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए जो है नारीवाद शब्द का प्रयोग होता है या फिर नारीवाद आंदोलन का प्रयोग होता है। अब नारीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना। तो कहने का मतलब ये है, आज का जो समाज है, यहाँ पर अब ऑर्थोडॉक्स वाली तो कोई विचारधारा रही नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि भाई समाज में सबको दर्जा बराबर का मिले, चाहे फिर वो महिला हो या फिर पुरुष हो। तो नारीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन जो एम है, वो यही है कि नारियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनके भी वही राइट्स हों जो कि पुरुषों के हैं, उनको भी वही इक्वलिटी मिले, वही उनको रिस्पेक्ट मिले समाज के अंदर। तो नारीवाद के अध्ययन में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग उपागम यानी कि अप्रोचेस अपनाए हैं। सबका अलग-अलग मानना है नारीवाद को लेकर, जिसके माध्यम से महिला दमन के कारणों और समाधान को समझा गया है। अब हम यहाँ पर ये अच्छी तरीके से जानेंगे कि जो नारीवाद जो वर्ड है, इसको लेकर यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इसको हमें समझना कैसे है और इसका मेन पॉइंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहली जो अप्रोच है वो है आपकी लिबरल यानी कि उदारवादी। अब उदारवादी नारीवाद की जड़ें उदारवाद में है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि उदारवाद का मतलब क्या है। उदारवाद मतलब जो कि व्यक्ति के विकास के लिए या फिर उसके उसको खुलेपन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नारीवाद को जो है, उदारवादी नारीवाद जो है, यह उपागम मानता है कि महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण कानूनी, शैक्षिक और राजनीतिक असमानताएं हैं। इनका मानना ये है कि समाज में रह रही महिलाएं, उनको कानूनी रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो देखते हैं। पुरुष और महिला दोनों तर्कसंगत और समान क्षमता वाले व्यक्ति हैं। तो भाई समाज में उनको पूरा दर्जा मिलना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलने की उनको जो है राइट्स मिलने चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा हो, मतदान हो या फिर रोजगार या फिर कानून के सामने समानता, इन सभी चीजों में महिलाएं पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। समाज में सुधार कानूनी सुधारों और नीतिगत बदलावों के माध्यम से भी संभव है। तो इसके जो प्रमुख विचारक हैं, यानी कि जो मानते हैं उदारवादी विचारधारा को, उन्होंने कहा है, यानी कि जितने भी जो विचारक रहे, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो अगर आपको ये आंसर लिखना है तो इसमें आप मैरी का नाम या फिर बेट्टी का नाम, इनका नाम भूल जाइए, पर जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम जरूर मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक अलग इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के सामने कि हाँ भाई, आप उसके विचारक के बारे में भी लिख रहे हो। अगर जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में लिखना चाहते हो तो भी लिखिए, वरना सिर्फ प्रमुख विचारक लिखकर आप इनका नाम लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसकी आलोचना की। अब देखो, ये उपागम जो है केवल मध्यम वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित है। बताया गया है कि ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो महिलाएं हैं आज जो असमानता में जी रही हैं, उनके साथ में इक्वलिटी नहीं की जा रही है,
तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मिडिल क्लास की जो वुमेन है उनके साथ में हो रहा है। यह पितृसत्ता की गहरी सामाजिक संरचनात्मक जड़ों को पूरी तरह नहीं समझ पाता। अब देखो एक और चीज है पितृसत्ता, आपने सुना भी होगा कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो जहां पर महिलाओं को हमेशा से दबाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उदारवादी लोग कहते हैं कि भैया महिलाओं को भी जो है ना पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अनुमति होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट सेकंड पॉइंट, मार्क्सवादी नारीवादी उपागम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मार्क्सवादी अप्रोच के बारे में। तो ये भी आपने देखा होगा जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखी है, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई है, तो ये भी एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए भैया, मार्क्सवादी नारीवादी का आधार कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में है। यह उपागम महिलाओं के शोषण को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़कर देखता है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, मार्क्सवाद हमेशा कहते हैं कि आप संघर्ष करो। वो कहते हैं जिसने संघर्ष किया वही व्यक्ति आगे जा सकता है ना? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? महिलाओं का दमन आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ है कि अगर आर्थिक स्थिति में महिलाएं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं क्या करती हैं, जैसे उन्होंने स्कूल वगैरह ज्वाइन किया, प्राइवेट स्कूल, तो इन द स्टार्टिंग दे सीरियसली डोंट नो कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, और वो 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 में पूरे 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जो है स्कूल के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो वहां पर उनका आर्थिक दमन हो रहा है, पर वो खुद से ही वहां पर संघर्ष नहीं कर रही हैं, उन्हें उतने से ही काम चल जाता है। घरेलू श्रम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता। अगर महिलाएं किसी भी प्रकार से घर में काम कर रही हैं तो उनको सिर्फ ये समझा जाता है कि वो सिर्फ घर में कार्य कर रही हैं, तो उनका वो मतलब जो है, उनका जो घर में काम करना है ना, वो उनके लिए क्या है, वो उनका कर्तव्य है कि सिर्फ उनको वो काम करना है, तो उसका कोई मूल्य नहीं माना जाता। पूंजीवाद महिलाओं को सस्ता श्रम बनाकर शोषण करता है। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर हम जॉब की बात करते हैं, तो जो मेल हैं, उन्हें जॉब के लिए अगर आप कम सैलरी देंगे, तो वो शायद वहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। पर महिलाएँ कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसी वजह से उनका और शोषण होता है, ठीक है? महिलाओं की मुक्ति के लिए पूंजीवाद का अंत आवश्यक है। अब बताया गया है कि पूंजीवादी विचारधारा जब तक चलती रहेगी, महिलाएं जो हैं हमेशा क्या रहेंगी, गुलाम बनी रहेंगी और वो मुक्त नहीं हो पाएंगी। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा कार्ल मार्क्स के अलावा और कौन से विचारक हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं, तो देखो एंगल्स, क्लारा जेटकिन और अलेक्जेंड्रा कोलोनटाई, ये जो हैं सारे विचारक हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को भी सपोर्ट किया है। अब इसकी आलोचना क्या है? यह उपागम लैंगिक असमानता को केवल आर्थिक दृष्टि से देखता है। अगर देखो लैंगिक असमानता की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से, अगर आप पैसे वाले हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है किसी भी कार्य के लिए। अगर आप एवरेज हो और आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास से हो या बिलो मिडिल क्लास हो, तो आपकी इस स्थिति का फायदा उठाया जाएगा और पूंजीवादी वर्ग लोग क्या करेंगे, आपका जो है शोषण किया जाएगा आर्थिक तौर पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और पितृसत्ता की सांस्कृतिक भूमिका को कम महत्व देता है। अब ये एक और चीज बताइए कि पितृसत्ता की जो सांस्कृतिक भूमिका है उसको कम महत्व दिया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा सोशलिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच, जिसको हम कहते हैं समाजवादी नारीवादी उपागम। तो अभी हमने पढ़ा किस तरीके से उदारवाद और मार्क्सवाद। अब हम पढ़ेंगे समाजवाद में क्या है। तो देखो समाजवादी नारीवाद जो है वो मार्क्सवाद नारीवाद का समन्वय है, यानी कि उसका मिला जुला है ना, तालमेल बिठाता है उसके साथ। यह मानता है कि महिलाओं का शोषण केवल पूंजीवाद से नहीं बल्कि पितृसत्ता और वर्ग व्यवस्था दोनों से होता है। इनका मानना यह है कि महिलाएं जो दमित हैं या फिर महिलाओं को आज जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूंजीवाद तो है ही, बल्कि पितृसत्तात्मक सोच जो है और वर्ग व्यवस्था वाली जो सोच है वो भी इसके अंदर कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें भैया प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखो, पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों महिलाओं के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। घरेलू श्रम और उत्पादन कार्य दोनों का विश्लेषण है। महिलाओं की स्थिति को वर्ग, जाति और लिंग के संदर्भ में समझता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो महिला की स्थिति है वो क्या है, वो किसी वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार में समझा जाता है। तो इसके महत्व को अगर हम देखते हैं तो यह उपागम अधिक व्यापक है, बहुत ज्यादा बड़ा है और संतुलित माना जाता है। महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति को बेहतर ढंग से स्पष्ट करता है। तो ये हमारे जो सामाजिक नारीवादी उपागम है उसके बारे में था। उसके बाद में आता है रेडिकल फेमिनिस्ट अप्रोच, यानी कि जो कट्टर होते हैं। ठीक है, अब कट्टर नारीवादी मानता है कि महिलाओं के दमन की जो जड़ है ना वो क्या है, पैट्रियार्की है, यानी कि पितृसत्ता।
पितृसत्ता की वजह से ही महिलाओं की आज ये स्थिति बनी हुई है। अब इसमें हम प्रमुख विशेषता देखते हैं कि समाज की सभी संस्थाएं पुरुष प्रधान हैं। समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी अगर हम बात करें कि किसी भी संस्था की बात करें तो वहाँ पे सब जो है वो क्या है पुरुष प्रधान चल रहा है सब कुछ, है ना? अगर हम बात करें परिवार, विवाह, यौन संबंध महिलाओं के दमन के साधन है। कहीं न कहीं परिवार के अंदर विवाह को लेकर, यौन संबंध को लेकर महिलाओं के ऊपर जो है दमन किया जाता है। व्यक्तिगत ही राजनीति है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि इसका मुख्य नारा है कि यौन हिंसा और शारीरिक नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर आपको लिखने हैं पितृसत्ता वाले में, ठीक है? उसके बाद में हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है कैट मिलेट नाम के जो एक विचारक हैं, वो प्रमुख विचारक माने जाते हैं। आलोचना क्या है? यह उपागम पुरुष विरोधी माना जाता है। बोला जाता है कि ये जो उपागम है वो क्या है? वो हमेशा पुरुषों का विरोध करता है। व्यावहारिक समाधान कम प्रस्तुत करता है और यहाँ पर व्यावहारिक समाधान बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें आगे कि जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट अप्रोच है, यानी कि उत्तर आधुनिक नारीवादी उपागम। अब ये क्या है? यह उपागम एक रूप महिला अनुभव की अवधारणा को अस्वीकार करता है। यानी कि अगर कोई एक रूप महिला का अनुभव है, वो शेयर होता है, तो वो उसको जो है अस्वीकार कर देता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि महिला अनुभव जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति और नस्ल के अनुसार अलग-अलग होते हैं। अब बताया कि महिलाओं की जो अनुभव है, वो जाति में होगी तो वो अपने तरीके से बताएगी कि जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर। वर्ग की अगर हम बात करें तो किस वर्ग से है उसके साथ में, किसी धर्म से है या संस्कृति से है, किसी नस्ल से जुड़ी हुई है, तो सबके व्यक्तिगत जो एक रूप महिला अनुभव होगा वो अलग-अलग देखा जाएगा। किसी एक सार्वभौमिक नारीवादी सिद्धांत को नहीं मानता। अब जो उत्तर आधुनिक नारीवादी उपागम है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर नारीवादी सिद्धांत को नहीं मानता है। भाषा, विमर्श और पहचान पर भी जोर देता है। अब इसके महत्व की बात करते हैं, तो यह उपागम विविधता और बहुलता को मान्यता देता है। तीसरी दुनिया की महिलाओं की समस्याओं को समझने में सहायक है। अब हम वही बात करते हैं इसके निष्कर्ष की और उसके बाद में आपका ये एक प्रश्न खत्म हो जाएगा जो आपको आपके सैटरडे और संडे के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। निष्कर्ष है कि नारीवाद के अध्ययन के अलग-अलग उपागम महिलाओं की स्थिति को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उदारवादी उपागम कानूनी समानता पर बल देता है, मार्क्सवादी आर्थिक शोषण पर और वहीं समाजवादी दोनों को मिला जुला कर काम करता है। और अगर हम इससे आगे चलते हैं कि कट्टरवाद नारीवाद पितृसत्ता को मानता है कारण कि पितृसत्ता की वजह से आज नारी की स्थिति समाज में बेकार है। और वहीं अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महिलाओं का जो अनुभव है वो अलग-अलग तरीके से है, चाहे वो जाति में हो, धर्म में हो, वर्ग में हो और इन सभी उपागमों का संयुक्त अध्ययन नारीवाद को एक समग्र और प्रभावी विचारधारा बनाता है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा और बड़े अच्छे तरीके से इसको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको फिर बता दिया है एज़ आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चन्स हैं जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, तो ये आपके आने की संभावना 101% है। तो आगे जो क्वेश्चन्स आने वाले हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर देता हूँ। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।